डॉक्टर साहब, समय सीमा को देखते हुए बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। आनंद यादव जी ने अपना अभिवादन दिया है आपको, देवेश सिंह जी ने आपका अभिवादन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विपुल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है, क्योंकि 45 मिनट हो चुके हैं, मैं चाहता हूं आप संक्षिप्त रूप से खरपतवार नियंत्रण, किसान भाई कम पैसे में कैसे धान के फसल में ये खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, इस पे मार्गदर्शन करें। देखिए, किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज हम सभी लोग धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन हमने कुछ थोड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरख द्वारा कुछ प्रयोग किए गए हैं किसानों के खेत पर, और उसमें हमने अपने द्वारा एक यंत्र बनवा करके एक पहले तो आपको लाइन से पौधों की रोपाई करनी पड़ेगी, धान की रोपाई करनी पड़ेगी, और उसके बीच में जो स्पेस बचता है शुरू में 25 से 30 दिन तक जो खरपतवार निकल करके आते हैं, अगर आप एक ऐसा सुलभ यंत्र बनवा लें, जैसे हम पहले गेहूं में हैंड हो की तरह यूज करते थे, अगर उस तरह का यंत्र बनवा करके अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो रसायनों की कीमत है उससे कम कीमत पर आप उसको खेत में चला करके खरपतवार को बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और बाजार में इस तरह के कई यंत्र उपलब्ध हैं जो धान की फसल में खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी जमीन में वायु का संचार अच्छा होता है, खरपतवारों का नियंत्रण अच्छा होता है। ये तो यांत्रिक विधि की बात रही। दूसरा होता है कि जहाँ धान की सीधी बुआई हम करते हैं, वहां पर कैसे कम पैसे में खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है। धान की सीधी बुआई जब हम जीरो टिल मशीन से करते हैं तो हम उसके साथ में 20 किलोग्राम ढैंचा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर मिलाकर के बुआई कर देते हैं तो ये ढैंचा हमारी धान की फसल में 30 दिन तक खरपतवारों का जमाव नहीं होने देता और ये तेजी के साथ बढ़ता है। और मैं जो एक्सपेरिमेंट किया हूँ वो ये बताता है कि 30 दिन में ये ढैंचा लगभग 55 सेंटीमीटर हाइट का हो जाता है, और इसकी जो संख्या होती है प्रति वर्ग मीटर वो लगभग 45 पौधे प्रति वर्ग मीटर आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा धान धीरे से की बढ़ने की जो स्पीड होती है वो कम होती है, उससे पहले ये बढ़ करके जमीन को कवर कर लेता है और खरपतवारों के जमाव को रोक देता है। 30 दिन पे इस पे हम 240 का छिड़काव कर देते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सारा ढैंचा है वो सड़ करके खाद का काम करता है और खरपतवार 30 दिन तक आपके खेत में नहीं होंगे। उसके बाद आप हल्का अगर जरूरत पड़ती है तो आप निराई करा सकते हैं। ये आसान तरीका होता है। दूसरा, जब रसायनों की हम बात करते हैं तो रसायनों में धान की सीधी बुआई में रोपाई के मुकाबले खरपतवार ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर हमको खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसमें करना आपको ये है कि जब भी आप धान की सीधी बुआई करते हैं जीरो टिल मशीन से, तो उसमें आपको बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडामेथिलिन का छिड़काव जमीन के ऊपर करना होगा। 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके आप जमीन के ऊपर छिड़काव कर दे। साय के समय ये ध्यान रखें कि बरसात होने की संभावना ना हो, उसका आप जो है स्प्रे कर देंगे तो खरपतवारों का जमा होगा। और इसके बाद दूसरा आपको स्प्रे करना होगा बुआई के 30 दिन पर। उसमें आप बिस्पेरिबैक सोडियम के साथ में आप पायरोजोसल्फुरान मिलाकर के 80 ग्राम 100 ml बिस्पेरिबैक सोडियम, 80 ग्राम पायरोजोसल्फुरान, इसको 150 लीटर पानी में घोल करके आप 1 एकड़ में इसका विधिवत अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आपके खेत जो है वो लगभग 99% खरपतवार मुक्त रहेंगे और आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। दूसरा, जहाँ पर आप धान की सीधी बुआई ड्रम सीडर के से करते हैं वहाँ पर आप बुआई के बाद आप पायरोजोसल्फुरान 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जैसा हमने बताया धान की सीधी बुआई 30 दिन पर आप बिस्पेरिबैक सोडियम का एक छिड़काव करेंगे 100 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में करके। इसके बाद जो सेगमेंट आता है धान की रोपाई का, जहाँ किसान भाई धान की रोपाई करते हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आजकल ज्यादातर पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड जो बिस्पेरिबैक सोडियम है या दूसरे खरपतवार रसायन है उनका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। मेरा किसान भाइयों से ये सलाह देने का है कि जो भी किसान भाई धान की रोपाई करते हैं वो प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड जो है
जरूर इस्तेमाल करें, चाहे उसमें ब्यूटाक्लोर हो, चाहे वो ट्रिट्लाक्लोर हो। ट्रिट्लाक्लोर नया हर्बिसाइड है, ब्यूटाक्लोर हमारा पुराना हर्बिसाइड है। तो इसकी 600 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई बुआई के 2 से 3 दिन बाद, रोपाई के 2 से 3 दिन बाद अगर आप खड़े पानी में इसको छिड़काव करते थे, बालू में मिला करके या पानी में मिला करके छिड़क देते हैं, तो इससे आपके जो खरपतवार हैं काफी हद तक रुक जाते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो 30 दिन पर आप फिर बिस्पेरिवेट सोडियम और जैसी आपको आवश्यकता है उसके साथ में पायरेजोसल्फूरान या उसके साथ में जो है आलमिक्स का मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो रसायन है इनका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जैसे आपका मोथा है, तो मोथा को पायरेजोसल्फूरान बहुत अच्छी तरीके से रोकता है, कुछ हद तक बिस्पेरिवेट सोडियम भी रोकता है। इसके अलावा इथॉक्सीसल्फूरान है, हेलोसल्फूरान है, ये भी मोथे को बहुत अच्छी तरीके से किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं रोकने के लिए। और धान की फसल में मोथा बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत करता है। तो इन रसायनों का अगर समय से किसान भाई प्रयोग करते हैं, देखिए मात्रा और रसायन और आपका स्प्रेयर जो नोजल होता है उसका प्रयोग अच्छा होना चाहिए। और ध्यान खासतौर से ये देना चाहिए कि जब भी आप धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप स्प्रे करने जाते हैं तो जो आपका नोजल है वो फ्लैट पैन है या कट नोजल है, उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके नोजल की ऊंचाई आपकी जमीन से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिससे अच्छी फुहार बनती हो और वो अच्छा नियंत्रण करे। अब तो 3 नोजल वाले जो आपके स्प्रेयर हैं वो मिल रहे हैं, उनको किसान भाई लेकर के प्रयोग करते हैं और उससे भी ये देखा गया है कि 15 से 20% अधिक प्रभावी वो पाए गए हैं। तो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए इन बातों पर ध्यान दें। अगर कोई प्रश्न है तो उसको आप ले सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से जो घरेलू संसाधन हैं, ऑन फार्म रिसोर्सेज, खेत के संसाधन हैं, उनका प्रयोग करके, जैसा ढैंचा के बारे में आपने बताया, यदि उसका प्रयोग करें तो खरपतवार नियंत्रण में कम पैसे में जो है खरपतवार नियंत्रण हो सकता है। तथा किस तरह से जो नोजल है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 45 सेंटीमीटर, ताकि अच्छे छिड़काव से किसान भाई जो है उचित खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। सुनु शहरावत जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि ज्यादा पानी के लिए वैरायटी बताएं। तो डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया, जल लहरी, जल निधि, जलमग्न, ये कुछ ऐसी वैरायटियां हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मैं सही बता रहा हूँ, ये जो ज्यादा पानी की वैरायटियां हैं, इनका यदि आप अगर प्रयोग करें, चयन करें, तो आपको अच्छी पैदावार होगी। जल लहरी, जल निधि और जलमग्न। आशा करते हैं हमने आपके सवाल का उचित जवाब दिया। धन्यवाद। प्रश्न जो है पूछने के लिए डॉक्टर साहब 51 मिनट हो चुके हैं, 25 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए अभी तक। सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, पेशेंस से सुनने के लिए, क्योंकि जानकारी इतनी रोचक मिल रही है, कौतूहलता भी काफी है लोगों में। अब आगे बढ़ते हैं उर्वरक प्रबंधन की ओर, क्योंकि उर्वरक धान में एक ऐसी चीज है जो किसान जो है कंपटीशन में रेस लगाते हुए जितने भी उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव करता है। तो इस पर जरा सा मार्गदर्शक करें कि कम उर्वरक या फिर सही उर्वरक प्रबंधन करके किसान भाई शुद्ध लाभ कैसे बढ़ाएं। हाँ देखिए, आज के ज़माने में हमारे जो किसान भाई हैं वो एक दूसरे को देख करके उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसने 1 बोरा डाला है तो हम 2 बोरा डालेंगे। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए इस तरह का किसान भाई करते हैं। लेकिन मेरी किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी, उनसे निवेदन रहेगा कि अगर संभव है, देखिए सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, तो मिट्टी की टेस्ट करा करके अपने अपने खेत की जांच करा लें। और जितना आपकी जो फसल है और फसल में भी जो प्रजाति है उसकी जो जितनी मांग है प्रजाति की, उसके अनुसार जो है उर्वरकों का प्रयोग करें। और कोशिश ये करें कि जो आपके फसल अवशेष हैं, पहली फसल के अवशेष हैं, उनको मिट्टी मिलाए, ढैंचा की बुआई करें। इससे आपके जो उर्वरकों पर खर्चा है वो कम होगा और आपका जो उर्वरक आप प्रयोग करेंगे उसका ज्यादा लाभ आपकी फसल को मिलेगा। सामान्य तौर पर बिना मिट्टी टेस्ट के जो हम उर्वरकों की बात करते हैं, वो कम दिन वाली जो हमारी नर्सरी हैं, उनमें जो धान की फसल है उसमें हम 120, 60, 40 NPK प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो हमारी मध्यम अवधि से ज्यादा उपज देने वाली प्रजातियां हैं, उनमें 150, 60, 40 NPK और साथ में जिंक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जिंक को हर साल देना जरूरी नहीं है। अगर आपके खेत में उसकी कमी नहीं है
क्योंकि ये देखने में आता है कि ज्यादातर हमारे किसान भाई जिंक को 2 से 3 बार एक ही फसल में प्रयोग करते हैं। ऐसा किसान भाई को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंक अगर आप ज्यादा देते हैं तो पौधों को फास्फोरस जो आवश्यक तत्व है उसकी उपलब्धता में दिक्कत होती है। तो जो निर्धारित मात्रा में पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता है, अगर आप टेस्ट करा के कर सकें तो बहुत ही बेहतर होगा। और साथ में आप धान रोपने से पहले ढैंचा की अगर फसल ले सकते हैं, जैसे इस बार का अगर हम देखें, आप पूर्वी भारत उत्तर भारत में हम देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में पूरे में बरसात हुई है मई के महीने में, और सभी किसान भाइयों ने ढैंचा की बुआई की है। उसको पलटाई के बाद 40 से 45 दिन का जब ढैंचा हो जाता है, पलटने के बाद जब आप धान की खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल जो है और सालों से बेहतर फसल मिलेगी। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पे आपने प्रकाश डाला है कि ढैंचा जो हरी फसलें हैं इनका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, जो कोई भी फसल के आहार एवं पोषण को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, साथ ही साथ रासायनिक फसलों पे जो निर्भरता ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ती जा रही किसान भाइयों की, वो निर्भरता कम करने के लिए। 54 मिनट हो चुके हैं डॉक्टर साहब। समय सीमा को देखते हुए अब मैं चाहता हूं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, सेकंड लास्ट सेगमेंट की ओर हम लोग बढ़ें। सेकंड लास्ट सेगमेंट हमारा आज का ये जो मुख्य धान में जो रोग एवं कीट लगते हैं उनके बारे में जरा सा चर्चा करें संक्षिप्त रूप से, और मुख्य रोग एवं कीट से किसान भाई किस तरह से सरल तकनीकियों से, नवीनतम तकनीकियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं, इस पे जरा सा प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर हम धान में रोग की बात करते हैं, जैसा अभी हमारे इसमें चर्चा भी हुई, यहाँ पर जो हमारे धान में रोग लगते हैं प्रमुख रूप से, ये जो धान में हाल सिस्टमट की हम बात करते हैं, ये तो कम कभी किसी वर्ष में आता है, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होता था, लेकिन पिछले साल ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसका मैंने किसान भाइयों को बताया कि इसका बीज उपचार और साथ में दवाई भी इससे। इसके अलावा जो रोग किसानों को दिक्कत करता है हमारे उत्तर भारत में, हम देखते हैं खास करके अगर हम इसको देखें, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, इन जिलों में खास तौर से जो शीत झुलसा है, ये रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। और इसके लक्षण जो है पत्तियों पर आते हैं, बड़े इसके जो रंगीन आप कह सकते हैं धारीदार जो इसमें धब्बा पड़ता है, और ये पहले पत्तियों से शुरू होकर के नीचे तने की तरफ जाता है। खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा रहती है, बरसात अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा होती है, पानी का भराव रहता है, उन क्षेत्रों में ये रोग जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस रोग से जो है किसान भाई को बचाने के लिए आपको इसमें प्रोपेकोनाजोल, हमने जो बताया, इस पर हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये प्रोपेकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से किसान भाई घोल बना करके अगर आप पौधों पर इसका छिड़काव करते हैं, के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो ये रोग जो है अच्छी तरीके से नियंत्रित हो जाता है। दूसरा रोग जो आता है धान की फसल में, वो आता है जीवाणु झुलसा, बैक्टीरियल ब्लाइट का, और ये खास तौर से जो हमारी BPT 5204 है, इस प्रजाति में भी आता है और काला नमक में भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इसको रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि आप बीज का शोधन करें स्टेप्टोसाइक्लिन से। उसको जब भी आप बीज को पानी में भिगाते हैं तो उसमें आप स्टेप्टोसाइक्लिन 4 ग्राम डाल दें 25 किलोग्राम बीज के लिए, 40 लीटर पानी के ड्रम में। और जब उसको आप बीज को भिगाते हैं, रात भर भिगा रहने दें, सवेरे निकाल के निखार दें, और फिर आप जो है चाहें तो बायोस्टीन से आप उसको शोधित कर लें। तो ये बीज का शोधन होता है जहाँ पर जीवाणु झुलसा का प्रकोप होता है। साथ ही जब रोग का प्रकोप इसमें होता है, जिस स्टेज में रोग आता है, ये खास करके जब बाली निकलने को होती है, उस स्टेज में ये काफ़ी तेजी से बढ़ता है। और उन खेतों में जहाँ पर यूरिया का प्रयोग ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये रोग ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। तो किसान भाई संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। और इसके निदान के लिए जब ये रोग लग जाता है, इसमें नोक की तरफ से पत्तियां सूख के किनारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई को स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, स्टेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 200 ग्राम, इसका घोल बना करके किसान भाई 1 एकड़ में छिड़काव करें।
कम से कम 200 लीटर पानी में घोल करके अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो इस रोग से रोकथाम हो जाती है। और जरूरत पड़ती है, अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको 1 हफ्ते के बाद जो है किसान भाइयों को रिपीट करना चाहिए। तो ये जीवाणु झुलसा रोग जो है आपके खेत में ना आए, इसे किसान भाई कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो कीट की बात है, जहाँ तक इसमें एक जो कीट, 2 कीट ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक आता है राई सिस्पा आता है, जो पत्ती को खुरच करके खाता है। और इस कीट से बचाव के लिए किसान भाई को चाहिए कि आप इसमें क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन जो दवाई आती है, इसका मिक्सचर आता है, इसका घोल बना करके 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका छिड़काव कर दें, तो इससे अच्छा नियंत्रित हो जाता है। और दूसरा गंधी आती है, जैसे इसका नाम है, कीट है, खुशबू आती है, गंधी हम इसको कहते हैं। ये पौधों की बालियों से रस चूस करके बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए डस्टिंग जो है, धूल का प्रयोग जो है अच्छा रहता है। और मालाथियन डस्ट जो आते हैं उसका किसान भाई इसका कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ में एक कीड़ा आता है जिसको हम जो है तना छेदक बोलते हैं। ये खास तौर से काला नमक और जो सुगंधित धान है उनमें देखने को मिलता है। वैसे तो इसका जो हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन किसी वर्ष अगर इसके अनुकूल जलवायु मिलती है तो ये काफ़ी नुकसान करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई को अगर देखते हैं कि ETL थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर रहा है ये, तो उसमें आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग अपने खेत में, खड़ी फसल में पानी भर करके आप उसमें करें, तो इससे इन कीटों से आपकी जो फसल है वो बची रहेगी और आपको अच्छी पैदावार जो है प्राप्त होगी। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने मुख्य रोग एवं कीटों के बारे में बताया। 1 घंटा पूरा हो चुका है और 20 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी विगत हर बिंदु पे आपने अभी तक दी है। गुरलाल समरा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सागरिका का DAP के साथ मिलाकर नरमे के पौधे में साथ बिजाई की जा सकती है क्या? डॉक्टर साहब, गुरलाल जी, थोड़ा सा ये हमारे विषय से हट के है, तो इस लाइव सेशन में तो मैं डॉक्टर साहब से आग्रह नहीं करूंगा इसका जवाब देने के लिए, परंतु जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब हम आपको 24 घंटे के अंदर इसी पेज पे जरूर देंगे। सर्वेश कुमार यदुवंशी जी हैं, ये पूछ रहे हैं धान की जैविक खेती करना संभव है क्या? डॉक्टर साहब, इसको संक्षिप्त रूप से जरा सा बता दें। जी, धान की जैविक खेती बहुत से किसान, हमारे किसान भाई कर रहे हैं। खास तौर से जो सुगंधित धान है या काला नमक धान है, उसमें किसान भाई जो है धान की जैविक खेती कर रहे हैं। और आज के युग में जहाँ हमारे पास बहुत अच्छे जैविक जो उर्वरक है वो उपलब्ध है, जैविक कीटनाशी उपलब्ध है, तो इसमें धान की जैविक खेती की जा सकती है। और आजकल जो विधि से उत्पादित धान या गेहूं का खरीदना चाहते हैं, तो धान की अच्छी खेती जैविक विधि से संभव है और इसको किया जा सकता है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, सर्वेश कुमार जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। जी हाँ, संभव है। खेती करने के साथ साथ, जैविक खेती करने के साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि उसकी सर्टिफिकेशन, उपज की सर्टिफिकेशन हो रहा मुख्यतः बहुत आवश्यक है। यदि सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो उत्पादन के दौरान आपने जितनी भी मेहनत की जैविक खेती करने में, उसको आपका लाभ नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, समय सीमा को देखते हुए आज के हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप में अब मैं चाहता हूं आप कटाई, मड़ाई एवं भंडारण के विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, देखिए, जो धान हमारी फसल है, जब पक जाती है और पकने का ये हम लोग देखते हैं कि उसकी सारी पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं, लगभग सूख जाती हैं। उस समय हमारे किसान भाई धान की कटाई करते हैं। कुछ पत्तियां हो सकती हैं वो हरी रहें, लेकिन वो ज़्यादातर पत्तियां हमारी जो है वो सूख जाती हैं। और धान का दाना आप निकाल उस समय धान की कटाई करनी चाहिए। और कटाई करने के बाद जब उसमें थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाए, उसके बाद धान की मड़ाई किसान भाई को करनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर हमारे किसान भाई, अगर हम देखते हैं, लगभग 70 से 80%
कंबाइन द्वारा हार्वेस्टिंग होती है, तो वो मौका तो किसान भाई नहीं देते हैं, कंबाइन से कटाई कराते हैं। लेकिन भंडारण से पहले किसान भाई को ये चाहिए कि अगर आप भंडारण करते हैं धान को, तो धान में आपकी जो नमी है वो 12% होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपके धान में नमी होती है तो नुकसान होने की संभावना या कीड़े लगने से सुखा करके आइए आप धान करें। कई बार ये देखा जाता है, ये सवाल किसान भाई करते हैं कि सुगंधित धान है और उसको हम धूप में अगर सुखाते हैं तो उसमें सुगंध कम हो जाती है। निश्चित रूप से अगर ज़्यादा उसमें सुगंध की मात्रा आप उसकी कटाई करें और उसके बाद जो है उसको आप जो है तेज धूप में न सुखाएं, क्योंकि तेज धूप में आप सुखाने से उसमें टूटन भी बढ़ती है जब आप धान को कुटवाएंगे, और साथ साथ आपकी गुणवत्ता में भी डॉक्टर साहब का नेटवर्क, हाँ हाँ डॉक्टर साहब आपका नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था, थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए जो आप बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे किसान भाई सुगंधित धान की खेती करते हैं, उसका जो भंडारण करते हैं धान का, तो उसमें ये ध्यान रखें कि तेज धूप में सुखाने से जो है उसमें कुछ हद तक उसमें अगर आप अरोमा की बात करते हैं तो वो लॉस हो सकता है, और साथ ही उसमें टूटन बढ़ सकती है। हाई टेम्परेचर पर सुखाने पर जो है उसमें टूटन बढ़ सकती है, तो इसका ध्यान रखें। और भंडारण के समय आपके धान में 12% नमी जो है हो, तभी आप उसको भंडारित करें। ज़्यादा नमी होगी तो उसमें जो है कीड़ों के लगने का संभावना ज़्यादा है। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 12% की नमी यदि हो, किसान भाई उसको छू के भी पता लगा सकते हैं। यदि वो हाथ से थोड़ा सा अगर जो है दब रहा हो या फिर थोड़ी सी उसमें हल्की मॉइस्चर हो तो उसको सुखाएं, सन ड्राइंग करें, उसके बाद अच्छे से बोरे वगैरह में भर के और बोरे में उचित कुछ जो है केमिकल्स का लेप लगा के उसका भंडारण करें, तो आपको जो है आपकी भंडारण जो क्षमता है और एवं धान का जो सेल्फ लाइफ जिसे हम कहते हैं, ज्यादा दिन तक उसको आप भंडारण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आज हमारे बीच आए, लगभग 1 घंटा 6 मिनट धान की हर बिंदुओं पे नवीनतम तकनीकियां कौन कौन सी हैं इस पे आपने मुख्य जो है इम्पोर्टेंस दी, एम्फोसिस किया और बताया कि इन नवीनतम तकनीकियों से किस तरह से किसान भाई कम पानी एवं जो चैलेंजिंग एरियाज हैं वहां पर भी धान की खेती कर करके अपनी शुद्ध लाभ तथा आय में वृद्धि ला सकते हैं। करीबन 25 से 30 लोग हमारे साथ आज जुड़े थे, अभी भी करीबन 20 लोग जुड़े हुए हमारे साथ। कई सवालों के फहरिस्त लगी, आपने हर सवाल का बहुत ही प्रखर रूप से जवाब दिया, हमारे व्यूअर्स को सेटिस्फाइड किया। और इसको किसान और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से अपना समय निकालने के लिए, 1 घंटा विगत समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम फ्यूचर में भी आपकी सेवाएं इसी तरह से लेते रहेंगे। धन्यवाद सभी व्यूअर्स को धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर एसके तोमर जुड़े हुए थे आज, और वह किस तरह से धान की नवीनतम तकनीकियों के विषय पे बताया कि ये जो नवीनतम तकनीकी हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि किसान भाई यदि कोई भी चैलेंजिंग क्षेत्र में है इनका प्रयोग करें, इन बातों का ध्यान रखें। तो धान की खेती जो आजकल बहुत अधिक लागत हो गई है, जिसमें कम लागत में अधिक आय कमा के अपना शुद्ध आय, नेट इनकम की ओर बढ़ोतरी कर सकता है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है 22 तक किसानों की आय को दोगुनी करना, उसी पथ पे किसान भाई अग्रसर हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज समय निकालने के लिए सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे साथ आप जुड़े। कल ठीक 11 बजे एक नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ हम जुड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं हमारे इस लाइव सेशन के बारे में कि सुबह 11 बजे वो हमारे इफ्को किसान CSR पेज में जुड़े, पेज को देखें कि ताकि उनको अच्छी से अच्छी कृषि एवं उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें ताकि और विविध जानकारी और छोटी से छोटी जानकारी जो भी मन में आपको कृषि से संबंधित या फिर कृषि उद्यम से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, उसके विषय पे आप हमारा ऐप डाउनलोड करें
इसी के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य आज का जो हमारा आपको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए धन्यवाद।